नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर साल 1972 साउथ अमेरिका यूरुग्वाई देश से एक छोटा चार्टेड जहाज टेक ऑफ करता है। यह हवाई जहाज जा रहा था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में और इसमें बैठे थे हट्टे कट्टे रग्बी टीम के प्लेयर्स, टोटल में 45 पैसेंजर्स। तो इन प्लेयर्स के साथ में कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड भी आए हुए थे। यह उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वाई से सैंटियागो जाने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन रास्ते के बीच में आती है विशाल एंडीज की पहाड़ियाँ। साउथ अमेरिका में मौजूद एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पर पाई जाती है। यही सुंदर पहाड़ियां हमारी कहानी में इन पैसेंजर के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है, जिसकी वजह से प्लेन आगे नहीं जा पाता। पायलट डिसाइड करते हैं कि वे रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन दोबारा से उड़ने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोज शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगले दिन 13 अक्टूबर यह विमान दोबारा से टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट ने देखा कि मौसम साफ हो गया है, तो अगले 1 घंटे का सफर काफी सुहाना रहता है। 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसेंट कराने लगते हैं। ये प्लेन सैंटियागो के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि शहर के बगल में बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। लेकिन उतरते समय अचानक से भयानक टर्बुलेटर बहुत तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी समय आसपास बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चारों तरफ बादल ही बादल, कुछ दिखाई नहीं देता और अचानक से प्लेन में अलार्म्स भी बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी चमकने लगती है। किसी को कुछ नहीं समझ आता कि क्या हो रहा है। पैसेंजर सीट पर बैठे कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स बड़े निडर है। वो मजाक बनाते हैं। इस टर्बुलेटर का एक पैसेंजर खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं, लेकिन फिर दिखता है कि पहाड़ियां बहुत नजदीक है। जैसे ही हवाई जहाज बादलों से बाहर निकलता है, पायलट रियलाइज करते हैं कि उनके सामने बहुत करीब एक बहुत बड़ी चट्टान है। हैंड टू हैंड पैनिक में आकर वे प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड कोलिजन अलार्म बहुत तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देते हैं जहाज को ऊपर उड़ाने के लिए, लेकिन उस पहाड़ी से ऊपर बचकर निकलने के लिए अफसोस अब तक बहुत लेट हो चुका था। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है। ऊपर जाते समय प्लेन का जो रियर पोर्शन का हिस्सा था वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। पीछे की जो 2 सीटें थी वो भी प्लेन से बाहर हवा में उड़ जाती हैं। 3 पैसेंजर इसके साथ हवा में उड़कर गायब हो गए। कुछ ही सेकंड बाद एक और क्लोजन और प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर प्लेन से बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ग्लेशियर में स्लाइड करता है और 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है। जो पैसेंजर सीटें थी वो भी प्लेन से बाहर आ जाती है। प्लेन का कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो जाता है और दोनों पायलट्स हैंड टू हैंड मारे जाते हैं। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हुआ पड़ा है। यह हवाई जहाज अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि प्लेन में बैठे 45 लोगों में से 33 लोग अभी भी जिंदा हैं। ये इस क्रैश को सरवाइव कर गए किसी तरह से। बस प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कई लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि ये कहां पर अटके खड़े हैं। पता चलता है कि यह प्लेन अपने प्लान रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और यह सर्वाइवल की कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। भाइयों, ना तो हम उस समय को इमेजिन कर सकते और ना ही आप सोच सकते हो कि इन सर्वाइवल के साथ आगे क्या हुआ। इस दिल दहला देने वाली कहानी यूरुग्वाई एयरफोर्स फ्लाइट 571। आइए जानते हैं इस वीडियो में। Transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. इस क्रैश के बाद 2 सर्वाइवर ऐसे थे जिन्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले 19 साल के रोबर्ट कनेजा और दूसरे गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो तुरंत काम पर लग जाते हैं यह देखने के लिए कि कौन कौन जिंदा है और कैसे घायल लोगों की मदद की जा सकती है। ये देखते हैं कि कई पैसेंजर जिन्हें काफी सीवियर इंजरी हो रखी है। इनमें से एक पैसेंजर है 23 साल का फर्नांडो प्राडो, जो स्कल इंजरी की वजह से अब कोमा में है। जितना इनसे हो सकता था
ये दो मेडिकल स्टूडेंट उतना कोशिश करते हैं बचे हुए सर्वाइवर की मदद करने की। दूसरी तरफ प्लेन के गायब होने के 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। When the plane does not arrive in Santiago, the Chilean Air Force launches a search and rescue mission. 4 हवाई जहाज तैनात किए जाते हैं सर्वाइवर को सर्च करने के लिए। शाम से लेकर रात तक ये क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। क्रैश साइट को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हें कुछ नहीं मिल पाता। रेस्क्यू सर्विस के ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन को सुनकर कंक्लूजन करते हैं कि एयरक्राफ्ट रिमोट एक्सेसिबल जगह जाकर क्रैश हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ये एक ऐसी जगह क्रैश हुआ जहाँ पर व्हाइट स्नो और बर्फीली पहाड़ियों में इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। 13 अक्टूबर की रात बचे हुए पैसेंजर बड़े होपफुल थे। उन्हें उम्मीद थी कि बस वे एक रात यहाँ गुजार ले, फिर सुबह उन्हें कोई ना कोई ढूंढने आ ही जाएगा। उन पैसेंजरों में से 5 पैसेंजर अब सरवाइव नहीं कर पाते और अब ये आंकड़ा 33 से घटकर 28 हो चुका था। जिंदा बचे लोगों ने प्लेन की बॉडी को इस्तेमाल किया ठंड से बचने के लिए और बर्फ का इस्तेमाल करते हैं प्लेन के पीछे हिस्से को बंद करने के लिए ताकि अंदर गर्म रह सके। 14 अक्टूबर अर्जेंटीना और यूरुग्वाई देश के 11 अलग अलग हवाई जहाज सर्च ऑपरेशन में लगते हैं। इन्होंने जो सर्च ऑपरेशन के लिए एरिया चूज किया था वो सही था। उसी लोकेशन के अंदर क्रैश साइट भी मौजूद थी। पैसेंजर को अपने ऊपर एयरप्लेन उड़ते हुए दिखाई देते हैं लेकिन वे फिर भी क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। वे सर्वाइवर बड़े सूटकेसों का इस्तेमाल करते हैं बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बनाने के लिए ताकि जो प्लेन उनके ऊपर घूम रहे हैं वे उन्हें देख सके। उस दिन उनके ऊपर से 1-2 नहीं बल्कि 3 एयरप्लेन गुजरे थे। ये चिल्लाकर और हाथ हिलाकर पूरी कोशिश करते हैं कि एयरप्लेन से उन्हें कोई देख ले लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पाता। सूटकेसेस का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया जाए ताकि सर्च एयरक्राफ्ट जो ऊपर घूम रहे हैं वो उन्हें देख लेंगे। लेकिन जल्द ही ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। उस दिन इन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हवाई जहाज अपने ऊपर से उड़ते हुए दिखते हैं। अगले दिन 15 अक्टूबर को कुछ पैसेंजर रियलाइज करते हैं कि उन्हें जीने के लिए पानी की आवश्यकता होगी। एक पैसेंजर पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वो एक मेल्ट की शीट का उपयोग करता है सोलर कलेक्टर के तौर पर जिससे धूप को इकट्ठा करके बर्फ को पिघलाया जा सके और वो पानी की बूंद बूंद को इकट्ठा करता है वाइन की बोतलों में। कई पैसेंजर सीट पर लगी जो गद्दियां है उन्हें स्नो शूज की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं और सीट कवर में मौजूद वूल को भी इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। अगले दिन 16 अक्टूबर क्रैश का तीसरा दिन बर्नार्डो प्राडो जाग उठते हैं जैसे ही इन्हें अपनी कोमा से होश आता है। उन्हें दिखता है कि उनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है और उनकी 19 साल की बहन बहुत इंजर्ड है। प्राडो अपनी बहन को जिंदा रखने की बहुत कोशिश करते हैं और उनके लिए खाना और पानी लेकर आते हैं लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे ही बीतते गए क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है। इनमें से ज्यादा पैसेंजर ऐसे थे जो समुद्र के किनारे रहते थे। इन्होंने पहले कभी बर्फ भी नहीं देखी थी और अचानक से -30 डिग्री सेल्सियस ठंड में इतने हाई एल्टीट्यूड पर बिना प्रॉपर खाने और पीने के किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। इतनी बुरी परिस्थिति में एक और प्रॉब्लम थी स्नो ब्लाइंडनेस की। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ और स्नो को रिफ्लेक्ट करती है तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती है। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस पहाड़ियों पर मौजूद बर्फ और स्नो में रिफ्लेक्ट करती हैं तो उससे आपकी आंखें भी डैमेज हो सकती हैं। इसे स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इन पैसेंजर के पास टोटल में 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। इन सर्वाइवर्स के पास टोटल में सिर्फ 3 पेयर्स थे सनग्लासेस के। 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। उन्हें लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवर का कुछ अता पता नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं है इस सर्च ऑपरेशन को आगे चालू रखने का। बहुत कम चांस है वैसे भी इतने दिनों के बाद कोई जिंदा बचा होगा। 142 घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद ऑफिशियली इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इसी बीच सर्वाइवर को एक ट्रांजिस्टर रेडियो पड़ा मिलता है। एक सर्वाइवर रग्बी प्लेयर रॉय हार्डली इलेक्ट्रॉनिक के एंथुसियास्ट भी थे तो वे उस रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा लंबा सा एंटीना बनाते हैं और इनके एफर्ट की वजह से फाइनली ये रेडियो काम करने लगता है। इस रेडियो में बस एक साइड से ही कम्युनिकेशन हो सकता था। बाहर की चीजें ये सर्वाइवर बस सुन सकते थे लेकिन अपनी बातें बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। रेडियो ऑन करते हैं क्रैश के 11 दिन बाद और तब इन्हें पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल कर दिया जा चुका है। इन लोगों का दिल पूरी तरह से बैठ जाता है और कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते। Feeling that their world is
alive and they consider you dead. बर्नार्डो प्राडो इकलौते थे जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि उनके मन में कुछ और ही प्लान था। 11वें दिन तक सर्वाइवर को खाने की बहुत कमी महसूस होने लगती। इनके पास वैसे ही ज्यादा खाना नहीं था। शुरू में सिर्फ 8 चॉकलेट्स बार थे, 1 टीन था मसल्स का, 3 छोटे जार्स थे जेम के, 1 आलमंड का, 1 बादाम का डिब्बा, कुछ डेट्स थी, कुछ कैंडीज, कुछ ड्राई प्लम्स और कुछ वाइन की बोतलें। क्रैश के कुछ दिन बाद ही इन्होंने इस सारे खाने को रेशन करना शुरू कर दिया। हर दिन बहुत थोड़ा थोड़ा खाते। प्राडो ने तो 1 चॉकलेट कवर मूंगफली को 3 दिन तक खाया, सिर्फ 1 मूंगफली के दाने को। लेकिन इस हद तक रेशनिंग करना भी काफी नहीं था, क्योंकि अब खाना बिल्कुल खत्म होने लगा था। 3800 मीटर की हाइट पर ना कोई पेड़ थे, ना ही कोई जानवर थे जिन्हें मारकर खाया जा सके। 11वें दिन तक खाना पूरी तरीके से खत्म होने के कारण कुछ लोगों ने प्लेन के पार्ट्स को खाने की कोशिश करी, जैसे कि सीटों के अंदर लगे कॉटन और सीटों के ऊपर लगे लेदर को, लेकिन इससे वो और बीमार ही पड़ गए। ऐसी सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा तो इन सर्वाइवर ने ऐसा किया कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए इनके पास अपने दोस्तों और परिवार के लोगों की डेड बॉडी को खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इस क्रैश साइट में मारे गए लोग ज्यादातर फैमिली मेंबर, दोस्त या क्लासमेट थे। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. यह आइडिया पहले कनेजा को आया था तो उसने ही पहले ट्राई किया। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश की, लेकिन उनसे बिल्कुल हजम नहीं हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 2 दिन जब गुजरे और जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो फाइनली उन्होंने भी इंसानों की मीट को अपना भोजन बनाया। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद सर्वाइवर के लिए यह फूड सोर्स भी काफी तेजी से घटता जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान ऑफ ऑप्शन नहीं था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या किया जाए। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उस रात उन्हें बहुत बड़ी गरजती हुई आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि अचानक से एक बहुत बड़ा एवेलांच आ गया। भारी बर्फ पहाड़ी के ऊपर से इतनी तेजी से गिरती है कि इस प्लेन के टुकड़े में पूरी तरह से बर्फ भर जाती है। 8 लोग बर्फ के अंदर गुम होकर सांस की कमी के कारण मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। Said, Roberto, you had it. You're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself and saying that's it. ये बचे 19 लोग भी बर्फ के अंदर एक बची छोटी सी स्पेस में दबे हुए हैं। प्राडो एक मेटल का इस्तेमाल करते हैं बर्फ के अंदर एक होल बनाने के लिए, जिससे कुछ वेंटिलेशन आ पाती। 2 दिन तक मेहनत करके प्राडो एक टनल बना लेते हैं। उस बर्फ के अंदर बड़ी मुश्किल से सरफेस पर बाहर निकल पाते। बाहर निकलते ही अचानक से इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है और जिंदा रहने के लिए वापस उस बर्फ की गुफा में जाकर बैठना ही समझदारी होगी। अगले 3 दिन तक बचे हुए सर्वाइवर किसी तरीके से क्रेम स्पेस में फंसकर बैठे रहते हैं। 3 दिन बाद ये वापस सरफेस पर जाते हैं जब मौसम साफ होता है और बाहर निकलकर ये बचे कुचे लोग रियलाइज करते हैं कि इन्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें खुद से एफर्ट करना होगा। क्रैश साइट पर ही बैठकर उम्मीद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मरना ही है तो आखिरी दम तक कोशिश कर मरेंगे। कनेसा, प्राडो, विजेंट सबसे मजबूत सर्वाइवर में से थे, तो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इन तीनों को ज्यादा खाने का राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े भी इन्हें दिए जाए, क्योंकि ये लोग कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चल के मदद ढूंढने की। सबसे पहला काम था लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से पहले को पायलट ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके हवाई जहाज ने कुरोको शहर को पार कर दिया। तो इन लोगों ने अंदाजा लगाया कि अगर हम वेस्ट साइड में कुछ किलोमीटर चलेंगे तो हम जरूर चिली देश के कुछ कंट्री साइड एरिया में पहुंच जाएंगे। लेकिन इनका यह अंदाजा बहुत ही गलत था। को पायलट को खुद ही आइडिया नहीं था कि वो प्लेन को कहां पर ले जा रहा है। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। को पायलट को असल में खुद भी आइडिया नहीं था कि प्लेन वो कहां पर ले जा रहा है। असलियत में इनकी क्रैश साइट 89 किलोमीटर ईस्ट में थी, एंडीज पहाड़ियों के बीचों बीच। फिर इस बात से बेअनजान ये कुछ टाइम रेस्ट करते हैं एनर्जी बिल्ड अप करने के लिए और 15 नवंबर 33 दिन क्रैश के बाद ये 3 लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों तक ईस्ट की दिशा में चलने के बाद अपने ही हवाई जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है। ये वही हिस्सा था प्लेन का जो पहले ही गिर गया था। इसके अंदर इन्हें बहुत सारे सूटकेस मिलते हैं, चॉकलेट के बक्से, 3 पेटी मीट की, 1 बोतल रम की, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक्स बुक,
बुक और थोड़ी बहुत दवाइयाँ, और इसके साथ साथ इन्हें मिलता है एयरक्राफ्ट का 2-वे रेडियो सिस्टम, एक ऐसा रेडियो सिस्टम जिससे ना कि इनकमिंग कम्युनिकेशन हो सकता बल्कि बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि यही रात बिताई जाए। एक्सपीडिशन के अगले दिन ये थोड़ा बहुत और ईस्ट में चलते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद इन्हें लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट का रेडियो है इसे ही चालू करने की कोशिश की जाए, क्यों ना हम हवाई जहाज से कुछ बैटरी निकालने की कोशिश करें मेन बॉडी से और फिर इस रेडियो को चालू करने की कोशिश करें, फिर हम बाहर अपनी SOS कॉल भेज सकते हैं। टेल के हिस्से में ही इन्हें एक 24 किलो की बैटरी भी मिली, लेकिन ये बहुत भारी थी, इसे वापस से कैरी करके प्लेन की मेन बॉडी तक ले जाना आसान नहीं था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसे यही चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस जाकर ये रॉय हॉर्ली की मदद लेते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी जानकारी थी, लेकिन अफसोस यह प्लान भी काम नहीं करना था। बात असल में यह थी कि एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिक सिस्टम 115 वोल्ट AC में काम करता है और जो इनके पास बैटरी थी वो 24 वोल्ट DC की थी। इन्हें कनेक्ट करने का इनके पास कोई जरिया नहीं था। कुछ दिनों तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। अगर जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। कुछ दिन तक ये पूरी कोशिश करते हैं रेडियो को चालू करने की, लेकिन जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की डायरेक्शन में पैदल चलना शुरू करना पड़ेगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59वें दिन एक और एविलांच आता है जिसमें 3 और पैसेंजर मारे जाते हैं। अगले दिन 12 दिसंबर को 2 महीने पूरे हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन से यह क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर लोग प्राडो कनेजा विजेंटेन निकल पड़ते हैं बिना किसी माउंटेन रिंग गियर के। वेस्ट दिशा में जाने का मतलब था इन्हें पहले पहाड़ी के ऊपर जाना होगा नीचे जाने से पहले। इन्हें अभी भी लगता था कि सिर्फ ये कुछ किलोमीटर दूर है, तो इन्हें उम्मीद थी कि 2-3 दिन के अंदर ये पैदल चलकर मदद ढूंढ लेंगे। उन्होंने सिर्फ 3 दिन के मीट की सप्लाई पैक करी। And you can imagine, without any skill, without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up, you might be using your hands and your feet, you're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step. प्राडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे, अपनी टी-शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर और पहन रखी थी और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहन रखी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। प्राडो ठंड से बचने के लिए 3 जीन्स एक के ऊपर एक पहने हुए थे, अपनी टी-शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पहनी थी और पैरों पर उन्होंने 4 पेयर सॉक्स पहनी थी। उसके ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लगाया था। ठंड की इतनी बुरी हालत थी कि इनके पास कोई टेक्निकल गियर नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई कंपास नहीं था और ना ही कोई माउंटेन चढ़ने का एक्सपीरियंस। और इतनी हाइट पर हवा भी काफी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी की ओर स्टिच करके जो इन्होंने स्लीपिंग बैग बनाया था वह रात में काम आता है। दिन में ये धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाते हुए बढ़ते रहे। ये उस स्लीपिंग बैग में जितना एक दूसरे से करीब रहकर सो सके उतना करीब रहकर सोते और सूरज निकलते ही ये चलना शुरू कर देते। धीरे धीरे ये कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन की सुबह इन्हें रियलाइज होता है कि इनका अंदाजा कितना गलत था। आगे इन्हें दिखता है कि यह रास्ता तो खत्म नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजेंटिन डिसाइड करता है कि वह वापस मुड़कर क्रैश साइट पर चला जाएगा और बचे हुए 2 लोग ही आगे बढ़ेंगे ताकि खाने की कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर विजेंटिन अपना रास्ता वापस ले लेता है, जो कि बहुत आसान होता है क्योंकि यह सारा डाउन हिल ही था। वो एयरक्राफ्ट की सीट को एक स्लेक की तरह इस्तेमाल करता है और 1 घंटे के अंदर वापस क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। इस पहाड़ी को चढ़ने में इन्हें 3 दिन का समय लगा था और सिर्फ 1 घंटे में ये वापस क्रैश साइट पर पहुंच गया। प्राडो और कनेजा पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पर पहुंचते हैं और इन्हें दिखता है कि चारों तरफ दूर दूर तक पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। प्राडो बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हैं कुछ तो और दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न होराइजन में इन्हें दिखता है कि 2 पहाड़ियों की चोटी है जिन पर बर्फ नहीं है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करते रहना चाहिए। हार नहीं माननी प्राडो और कनेजा कई दिन तक हाइकिंग करते रहते हैं। फाइनली ये एक वैली पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसी वैली जहां पर इन्हें नदी बहती हुई दिखाई देती है। ऐसी सिचुएशन में नदी तक पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की चीज थी क्योंकि नदी की डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए डाउन हिल रास्ता मिलना बहुत आसान
इंसान था। ये चलते रहते हैं और फाइनली 9 दिन ट्रैकिंग करने के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों के कुछ प्रेजेंस दिखाई देते हैं। खेतों में कुछ गाय दिखाई देती है। ये इतना थक गए थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनसे आगे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था और तभी नदी के दूसरी साइड घोड़ों पर बैठे 3 लोग दिखाई पड़ते हैं। प्राडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं लेकिन नदी का शोर इतना ज्यादा था कि उन तक आवाज पहुंच नहीं रही। लेकिन बाय चांस उनमें से एक इंसान प्राडो और कनेजा की ओर देखकर वापस चिल्लाता है, तू मारो। वो ये कहता है कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अगले दिन वो आदमी घोड़े पर बैठकर दोबारा आता है और इस बार अपने साथ कुछ पेपर और पेंसिल लेकर आता है। वो इस पेपर को पत्थर और पेंसिल के साथ अटैच करता है एक धागे के जरिए और नदी के दूसरी ओर फेंकता है। प्राडो को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। प्राडो इस पेपर पर लिखते हैं स्पेनिश भाषा में, आई कम फ्रॉम ए प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन। मैं यूरुग्वाई से आया हूँ। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं। मेरे घायल दोस्त प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है। हमें जल्दी मदद की जरूरत है लेकिन हम नहीं जानते हमें कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास खाना भी नहीं है। हम कमजोर है। हमारे पास चलने की हिम्मत नहीं बची। प्लीज हमें बचा लो। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला आदमी एक चिली देश का किसान था। सार्गो कार्टन व उसके अन्य साथी इस नोट को पढ़ते हैं। किसान अपने बाकी दोनों साथियों के साथ बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ कुछ तो याद आ रहा है। कुछ 2 महीने पहले मैंने खबर सुनी थी कि एक प्लेन क्रैश हुआ है और जब इन साथियों को रियलाइजेशन होता है तो ये शॉक हो जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने पहले क्रैश प्लेन से अभी भी कोई जिंदा है। प्राडो और कनेजा को इशारे में समझाते हैं कि हमने समझ लिया और अगले 10 घंटे तक लगातार घोड़े पर बैठकर वेस्ट की डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। सबसे करीबी शहर पहुंचते हैं तो ये खबर वहाँ के आर्मी कमांड को बताई जाती है जो सैंटियागो में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करते हैं। इसी बीच ये किसान प्राडो और कनेजा को घोड़ों की मदद से लोस माइटोनिस शहर में लेकर आते हैं जहां पर इन्हें फाइनली कुछ रेस्ट मिलता। पता चलता है कि उम्मीद के बल पर पिछले 10 दिनों में ये 61 किलोमीटर पैदल चलकर हाइक किए थे। कनेजा अपना आधा बॉडी वेट लूज कर चुके थे। अब सिर्फ 44 केजी इनका वेट बचा था। जैसे ही इनकी कहानी के किस्से बाकी लोगों को पता चलती है तो ये खबर इंटरनेशनल बन जाती है। वही चिली की एयरफोर्स 3 हेलीकॉप्टर भेजती है हैंड टू हैंड रेस्क्यू करने के लिए। आर्मी ऑफिसर प्राडो और कनेजा को इंटरव्यू करते हैं लोकेशन की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। प्राडो अपने साथ पायलट का फाइल चार्ट लेकर आए थे और वे नक्शे में नाप रहे थे कि वे कहां हाइक कर रहे थे। आर्मी ऑफिसर उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके और उनकी मदद से बचे हुए सर्वाइवर की लोकेशन फाइनली पता चल जाती है। आर्मी कमांडर को 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर सर्च एंड रेस्क्यू के फाइनली पहुंचते हैं बचे हुए सर्वाइवर के पास उनकी जान बचाने के लिए। टोटल में 16 सर्वाइवर यहाँ रेस्क्यू किए जाते हैं। बहुत बुरी हालत थी इन सर्वाइवर की, एल्टीट्यूड सिकनेस, डिहाइड्रेशन, टूटी हुई हड्डियां, मेल न्यूट्रिशन, लेकिन सब के सब रिकवर कर जाते हैं। यह कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। आपने ठान ली कुछ कर दिखाने की और आपके अंदर सब्र है और इंसानियत है तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है। आप वो भी कर सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।